नमस्कार साथियों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक का। और ये पुस्तक जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, रवि कुलरिया जी की पुस्तक है। ये इनकी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक इनकी प्राचीन इतिहास की वस्तुनिष्ठ पुस्तक आ चुकी है, जिसका हम लोगों ने रिव्यू पहले ही कर दिया है। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक का, जो कि इनकी लिखी हुई दूसरी पुस्तक है। तो सबसे पहले लेखक की बात कर लेते हैं, रवि कुलरिया जी, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। यह राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। इसमें क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ बुरा है, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुस्तक के एमआरपी मूल्य की, जो कि 260 रुपए की है और आपको 230, 40 या 20 रुपए की इजीली मिल जाती है। हाँ, इसमें आपके कुरियर चार्जेस अलग से लग सकते हैं। पुस्तक के पेज संख्या की बात करें तो इसमें कुल 360 के आसपास पेज आते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के लिए काफी अधिक होती है। और इसका तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक में आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है। और पन्नों की क्वालिटी की बात करें, जो कि पिछली बार से पन्नों की क्वालिटी काफी बेहतर हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें तो पिछली बार से ये पन्ने थोड़ी सी बेहतर है और फॉन्ट की क्वालिटी भी इस पर निखर कर आ रही है। बहरहाल, अगर आप समझें इस बात को कि पुस्तक के कंटेंट को बेहतर बनाना है और उसको कम दाम में सुलभ कराना है, तो उसके लिए एक लेखक को बहुत मेहनत लगती है और उसमें तमाम चीजें होती हैं। लेखक ने अपने साथ साथ अपने सभी सहयोगियों को पूरा क्रेडिट दिया है, जिनमें देवपाल सिंह चारण, सुभाष जांगिड़, अशोक कुमार प्रजापति का नाम आता है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में इनका सहयोग और प्रूफ रीडिंग में पूरा सहयोग किया है। बात करेंगे 360 पेजों में कंटेंट क्या है, तो आपके सामने यहाँ पर विषय सूची है। आप विषय सूची में देख सकते हैं पूरे पार्ट को इन्होंने अलग अलग तरीके से तोड़ के रखा है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, अरब आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, एक एक पार्ट को इन्होंने अलग अलग तरीके से तोड़कर आपको कंटेंट दिया है। अब बात करेंगे सबसे पहले इस पुस्तक में कंटेंट क्या है, कैसा कंटेंट है। मैं जैसा कि इनकी पुस्तक की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, वो बात ये लगी कि इन्होंने अपने सोर्सेस बड़े बेहतरीन रखे हैं। देखिए, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी पढ़ाते वक्त बताता हूँ कि जो भी पुस्तकें होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक गाइड पुस्तक होती है, एक टेक्स्ट बुक होती है। गाइड मतलब जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को जुटाते हैं और उनसे एक थ्योरी बनाकर आपको प्रस्तुत करते हैं, या कई बार किताबों से कॉपी पेस्ट डेटा होता है। तो जरूरी नहीं कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन बनते कहां से? क्वेश्चन बनते हैं टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक मतलब जो कि किसी इतिहासकार, किसी रिसोर्सेस की जांच पड़ताल के बाद लिखी गई, जैसे आपका नाम आता है सतीश चंद्रा। अब ये कमाल की बात देखिए कि इन्होंने ऑथेंटिक सोर्सेस का इस्तेमाल किया। ऑथेंटिक सोर्सेस मतलब कि कल को अगर आपका उत्तर गलत या सही होता है, जिनको चैलेंज करने के लिए आप जिन पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं आयोग को, जिसमें कि सतीश चंद्रा की बुक आती है, या फिर एच.सी. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा की बुक आती है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसको पढ़ा है, 2 वॉल्यूम में आती है। जे.एल. मेहता की आती है 3 वॉल्यूम में। उसके अलावा इन्होंने मध्यकालीन भारत के विदेशी यात्री, यानी कि विदेशी यात्रियों के लिए जो हेरम चक्रवर्ती की पुस्तक आती है, सिर्फ यात्रियों के लिए उन्होंने इस सोर्स का इस्तेमाल किया। यानी कि जिस सोर्स के लिए जो पर्टिकुलर बुक लिखी गई है, उन्होंने व्याख्या के लिए वैसे स्रोतों का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जो इस पुस्तक में अच्छी चीज मुझे लगी, वो ये लगी कि लेखक ने प्रश्नों का रिपीटेशन को कम रखा है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको इन्होंने सम्मिलित किया है। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे बहुत सी पुस्तकों में प्रश्न दिए रहते हैं और लिखा रहता है कि उपर्युक्त की व्याख्या पिछले प्रश्न में देख लें। उन्होंने वो काम नहीं किया है, प्रश्न हटा दिए। और सबसे अच्छी बात जो इस पुस्तक में मुझे लगी, वो ये लगी कि इसमें नए प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है और नए प्रश्न बनाए गए हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ से आप स्रोत को देखें, इसमें अच्छा खासा इन्होंने वेटेज दिया है स्रोत में। यहाँ पर एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि इन दिनों एनसीईआरटी से भी काफी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में बन रहे हैं। तो उन्होंने एनसीईआरटी 12 क्लास की, आप देखेंगे 2024-25, यानी जो अपडेटेड वर्जन है, उस एनसीईआरटी का यूज किया है। व्याख्या की अगर बात करें तो आप साफ तौर पर यहाँ व्याख्या पढ़ सकते हैं और भाषा शैली देख सकते हैं, कैसी भाषा शैली इस पुस्तक में लिखी गई है। और प्रश्नों को देखें तो प्रश्नों की संख्या भी पर्याप्त है, यानी कि जहां जितनी जरूरत है पूरी भर भर के व्याख्या इन्होंने दी है। फिर उसके बाद आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन भी दिए हैं, जिनमें व्याख्याएं कम होती हैं या व्याख्याएं नहीं होती हैं। कई बार क्या होता है कि छात्रों को ये शिकायत रहती है कि हमें प्रश्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि गाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सौरभ चौबे जैसी पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं, या अन्य कई गाइड पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, या फिर नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नोट्स खरीदते हैं। तब उनको ऑथेंटिक सोर्सेज से चीजों की व्याख्या मिलना जरूरी है, जो कि इस पुस्तक में दी गई है। तो जहां पर जरूरत है व्याख्या, वहां पर व्याख्या, जहां पर जरूरत है प्रश्न, प्रश्न डाले गए हैं। और मैं यहाँ पर सोर्सेस आपको मैंने हाईलाइट करके रखे हैं कि देखिए, यहाँ पर झारखंड चौबे की जो पुस्तक है और डॉक्टर कन्हैया लाल श्रीवास्तव की पुस्तक है, वहां से इस रिसोर्स को लिया गया है। तो काफी आप देखेंगे कि वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। यहाँ एनसीईआरटी, यहाँ एनसीईआरटी, यहाँ एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी से इन्होंने प्रश्न खुद से भी बनाए हैं काफी हद तक, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं।
और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सोर्सेस से अगर बात करूं, मैं सिर्फ सोर्सेस से बात करूं, तो लगभग लगभग 300 प्रश्न, 278 प्रश्न इन्होंने मध्यकालीन इतिहास के सोच से बनाए हैं। और ये टॉपिक जो कि बहुत सी पुस्तकों में इजिली नहीं अवेलेबल होता है, भारत पर अरब तुर्क आक्रमण, जिसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखने को मिलता है, गजनवी का आक्रमण देखने को मिलता है, उस पर डिटेल इन्होंने प्रश्न बनाया रखा है। देखिए यहाँ पर सोर्सेस के लिए इन्होंने हरिश्चंद्र वर्मा का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि ऐसी जब पुस्तक बनती है तो वो पुस्तक बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सी पुस्तकें गाइड से व्याख्या बना दी जाती है, सिर्फ व्याख्या बना दी जाती है, टेस्ट सीरीज बना दी जाती है, तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी कम होती है। और ऐसे में एक ट्रस्ट बढ़ जाता है कि ठीक है, हम जो बना रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो डेटा सही है। और कई बार जब लेखक पुस्तक लिखता है ना, शुरू में बहुत ऊर्जा रहती है उसमें, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है शुरू की पुस्तक पर, दूसरे चैप्टर पर, तीसरे चैप्टर पर। जैसे नहीं होता है, कोई फिल्म बनती है तो पहली पार्ट बहुत अच्छा रहती है, लेकिन दूसरी पार्ट में उसमें थोड़ी कमी आने लगती है। लेकिन मैं अगर देख पा रहा हूं तो इनकी जो प्राचीन इतिहास की पुस्तक आई थी बड़ी शानदार थी, लेकिन मध्यकालीन पुस्तक में इन्होंने और बेहतरीन काम किया है, और बेहतरीन तरीके से चीजों को इंक्लूड करते हुए डेटा को बढ़ाया भी है। और शुरू शुरू का काम अच्छा होता है, लेकिन जब पुस्तक एंड होती है ना, तो बहुत से लेखक क्या करते हैं कि एंड आते आते वो जबरदस्ती का खींचने वाला काम होता है, और फिर वो व्याख्या की क्वालिटी, वो कंटेंट ओरिएंटेशन, वो प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस पुस्तक में यही एक चीज अच्छी है, जो कि अंत तक इन्होंने काम बहुत शानदार इसमें किया हुआ है। और मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा, आखिरी चैप्टर पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आखिरी चैप्टर देखो, देखेंगे तो ये मराठाओं का इतिहास है। मराठों में भी वैसा ही काम किया गया है जैसा काम आगे किया गया है। यहाँ प्रॉपर सतीश चंद्र से व्याख्या ली गई है, यहाँ हरिश्चंद्र वर्मा से व्याख्या ली गई है, और इसी तरीके से इस पूरी पुस्तक को देखिए लिखा गया है। यानी कि शुरू में जितना आपको बेहतरीन काम देखने को मिलेगा, अंत तक आपको वहां बेहतरीन काम देखने को मिलेगा। देखिए मराठा साम्राज्य में सरंजाम क्या होता है, तो उसमें बकायदा इन्होंने मुकासा बताया है, इनाम, मीरास, ऊपरी, सब एक एक चीज को एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया हुआ है। तो मुझे ये पुस्तक काफी पसंद आई। और कोई भी लेखक पुस्तक लिखता है तो वो पुस्तक खराब नहीं होती, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद वो लिखता है। और अगर वो लिखने के बाद पुस्तक पब्लिश कराई जा रही है, जो कि सेल होने के लिए जा रही है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो वैसे भी बिकती नहीं है। तो ऐसा काम तो कोई करता ही नहीं है कि उसकी काम अच्छा ना जाए। लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस पुस्तक में लगाई है, तो वो देखने को मिलती है, वो ऊर्जा देखने को मिलती है, वो नई चीज देखने को मिलती है, वो नयापन देखने को मिलता है इस पुस्तक में। और मुझे ये पुस्तक बहुत पसंद आई। और इसमें एनसीईआरटी का समावेश है, प्रामाणिक पुस्तकों से व्याख्या डाली गई हैं, चाहे वो सतीश चंद्रा का नाम हो, चाहे एलपी जो है माथुर का नाम हो, या फिर हरिश्चंद्र वर्मा का नाम हो, जेएल मेहता का नाम हो, और ऐसे तमाम रिसोर्सेस को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। और बहुत से बच्चे हैं ना कि मॉक टेस्ट ढूंढते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, मुझे ये टेस्ट देना है, तो ये पुस्तक उस काम में भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें काफी चीजें नई हैं और काफी प्रश्न नए हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी मदद करने वाली है। अब बात करते हैं कि किन किन एग्जामों के लिए उपयुक्त है। क्या ये सिर्फ टीजीटी के लिए उपयुक्त है? पीजीटी के लिए नहीं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। देखिए किसी भी राज्य का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी के लिए पुस्तक बहुत ही शानदार है। अब आप पूछेंगे कि क्या नेट जेआरएफ के लिए नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, इन दिनों नेट जेआरएफ में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इतिहास विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के लिए पुस्तक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार हो सकती है। मैं पूरी तरीके से इसको अगर चुनना हो तो मैं इसको अपने रिसोर्सेस में चुन सकता हूँ या चुनूंगा। और मुझे इसी प्रकार वेट रहेगा या प्रतीक्षा रहेगी इनकी अगली कड़ी में कौन सी पुस्तक आ रही है। और सबसे अच्छी चीज जो इस पुस्तक में एक और है कि ये अलग अलग पार्ट्स में आती है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास जैसे एक पुस्तक है पप्पू सिंह प्रजापत जी की, वो वस्तुनिष्ठ की पुस्तक है, लेकिन बड़ी पुस्तक है, मोटी पुस्तक है, और मोटी पुस्तक होने के कारण वो पुस्तक क्या है ना कि उखड़ गई है। आप देखेंगे कि ये पप्पू जी की पुस्तक है, तो ये उखड़ गई है, इसकी बाइंडिंग उखड़ जाती है, मोटा रहने की वजह से इसकी बाइंडिंग देखिए उखड़ जाती है, और पन्ने इसके तितर बितर होने लगते हैं। ये क्वालिटी थोड़ी सी पन्नों की बेहतर हो जाती है, लेकिन सब कुछ हो जाती है, लेकिन ये बाइंडिंग की जो है ना चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। और इसमें ऐसा क्या होता है, सिर्फ ये मोटापा होने की वजह से, तो जब 3 पार्ट में अलग अलग आती है, आप एक साथ तो तीनों पार्ट पढ़ नहीं रहे हैं, अलग अलग पार्ट एक समय में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि बाइंडिंग बनाने में भी सरलता होती है पतला होने की वजह से। और आप एक समय में एक किताब को पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जल्दी खत्म होती है। तो ये रहा रिव्यू रवि कुलरिया जी की मध्यकालीन भारत इतिहास वस्तुनिष्ठ का।
और आपको ये पुस्तक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से पुस्तक मंगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिटेल है, इस नंबर पर भी संपर्क करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।